अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे। लास्ट तक हमने 2012 तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं 2013 से, ठीक है। तो पहला है मेरे पास Na2CO3 टर्न्स रेड लिटमस ब्लू बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। देखिए Na2CO3 में ना आपको सोडियम पाया जाता है, ठीक है। जब ये सोडियम पानी से रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है ये H2 को डिस्प्लेस करेगा, बस OH बन जाएगा। तो NaOH बनता है स्ट्रॉन्ग बेस। इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो रेड लिटमस पेपर है ब्लू बन जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग बेस। रेड लिटमस पेपर ब्लू तभी बनता है जब हमारे पास सोल्यूशन है ना वो बेसिक हो। और सोल्यूशन बेसिक करने के आपके पास एक ही तरीका होता है कि आप उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिक चीज़ डाल दें। और जो सोडियम है ना वो स्ट्रॉन्ग ही बेसिक होता है। इसके कंपैरिजन में जो CO3 है ना मेरे पास वो होता है वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो फिर क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस ना रेड लिटमस को ब्लू बना देता है, ठीक है। एसिड वीक से एसिड का इफेक्ट नहीं होता कोई, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ए स्ट्रॉन्ग बेस। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, डेफिनेशन है ये, ठीक है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ये हम बहुत टाइम कर चुके हैं पहले, कॉपर एंड जिंक के, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, ये सरफेस टेंशन, ये भी हम कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट है पास F minus Cl minus Br minus I minus belong to the same group periodic table and they show similarity in properties due to, ये भी हम पहले कर चुके हैं। ये इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है। नेक्स्ट है when any solid is changed to gas without melting a process is called sublimation, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0, स्ट्रक्चर विल बी लीनियर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 है तो कोई एंगल नहीं होगा, एंगल नहीं होगा तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो लीनियर होगा, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। यहाँ पेट्रोल लिखा हुआ है और यहाँ पेट्रोल से मुराद है जो आप पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं ना वो वाला पेट्रोल है। वो दरअसल होता है हमारे पास गैसोलीन, और गैसोलीन में हमारे पास जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है हमारे पास ऑक्टेन, ठीक है। तभी इसकी जो क्वालिटी की मेजरमेंट होती है ना उसको ऑक्टेन नंबर कहते हैं। जो अमाउंट ऑफ ऑक्टेन होता है ना गैसोलीन में वो उसकी क्वालिटी डिटरमिन करता है। करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, ऑक्टेन, ठीक है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज, एक्सोस का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर निकलना, तो हीट इज लीस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस, ये हमारे पास CO प्लस N2 ये नहीं है, CO प्लस H2O ये भी नहीं है, CO2 प्लस H2 ये भी नहीं है, CO प्लस H2 ये करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है पास, ठीक है। वाटर गैस मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस H2, तो CO प्लस H2 ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोलर NaOH टू प्रिपेयर 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। 1 मोलर NaOH है और 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है मुझे, ठीक है। तो इसलिए से पूछा है कि अमाउंट कितनी है, तो ग्राम में पूछा है, ठीक है। पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम को यहाँ लेकर चले जाता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब जब नंबर ऑफ मोल्स है ना उसने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना आपको नजर आ रहे होंगे, जो ऑप्शन देने वो ग्राम में गिवन है। तो अगर ऑप्शन ग्राम में तो आंसर मेरे पास ग्राम है, यानी ऑप्शन में उसने ग्राम दिया तो मतलब आंसर मेरे पास आएगा मास में, ठीक है। तो मास में इसका फाइंड कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे ऑप्शन पहले लगाना होगा, क्या कहते हैं, पहले मुझे वो करना होगा मास, इसको मोल को चेंज करना होगा मास में। उसके लिए मोल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वो तो हमारे पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मैंने मोल की जगह ये लिख दिया है, ठीक है। अब मास में फाइंड करना है तो इसको यहाँ भेज देंगे, ये पहुँच जाएगा मास इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मोलैरिटी दे क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, मोलैरिटी गिवन है 1 मोलर, ठीक है।
वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, और मास वो जो मॉलिक्यूलर मास है इसका वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो 40 आएगा इसका। ठीक है, तो ये देखिए सोडियम का मेरे पास 23 होता है, ऑक्सीजन का मेरे पास 16 होता है, हाइड्रोजन का होता है मेरे पास 1। NaOH इसको ऐड करने आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 40। ठीक है, 3 + 6 + 1 होता है 10, 0 1 ऊपर कैरी, 1 + 2 + 1 होता है 4, ये आ गया पर 40। सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मोलैरिटी 1 मोलर है, वॉल्यूम लीटर्स में लेते हैं तो 1 लीटर है, और मोलर मास का मोलिकुलर मास ये दे चुके 40 है, तो मास का आ जाएगा मेरे पास 40 ग्राम्स। ठीक है, मास 40 ग्राम आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास ऑप्शन है 40 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, दिस इज सिंपल एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है ये। एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन उसकी जो डेरिवेशन होती है एवोगाड्रोस लॉ की, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलीन। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं पहले। इस वाले का आंसर है ऑप्शन बी C8H10। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास लोएस्ट एनर्जी लेवल विच ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव। यहाँ पास लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा और के लेवल होगा। ठीक है, जैसे लोएस्ट लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का वो के लेवल होता है, जो के लेवल होती है वह फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास के लेवल ऑप्शन है। नेक्स्ट है H2SO4 solution contains 80% by weight by H2SO4 and specific gravity 1.73. Its normality approximately is। ठीक है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा करा देता हूँ आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है ना वो है बाय वेट H2SO4, ये मेरे पास गिवन है 80%। इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास 80 ग्राम्स ऑफ अगर मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो उसमें से 80 ग्राम्स जो है ना वो H2SO4 होगा। अब यहाँ पर ना अज्यूम कर रहे हैं कि सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम्स है। हम वॉल्यूम कोई भी हम जो मास सोल्यूशन है ना कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों बाद में हमारे पास इक्वेशन में आएंगे। तो अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये भी ज़्यादा होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें इशू नहीं आएगा। लेकिन ना मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ना 100 ग्राम सोल्यूशन अज्यूम कर रहा हूँ। उसका मतलब हो गया कि अगर बाई वेट 80% H2SO4 है तो वो तो H2SO4 80% 80 ग्राम्स हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना मेरे पास आई वी है इसकी 1.73। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सोल्यूशन के पास आई वी है। अब मुझे कैलकुलेट करना है सोल्यूशन की वॉल्यूम। तो इस केस में जो वॉल्यूम है ना उसका फॉर्मूला मैं डेंसिटी से फाइंड करूँगा। ठीक है, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब जनरल केस में डेंसिटी मेरे पास होती है किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब में, और मास होता है मेरे पास किलोग्राम्स में, और वॉल्यूम होती है मेरे पास मीटर क्यूब में। ठीक है, यहाँ जो मेरे पास वॉल्यूम है ना वो फाइंड करनी है मुझे, ऐसे यूनिट में फाइंड करने की मेरा काम बन जाए। अब देखिए जो मास है ना मेरे पास वो ग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन में ग्राम में, मेरा मास जो है वो 100 ग्राम में, तो डेंसिटी का जो मास है ना वो भी मैं ग्राम्स में लूँगा। और जो ये तो मीटर क्यूब गिवन है ना, मीटर क्यूब नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो क्यों नहीं चलेगा मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे पास होती है ग्राम्स पर मिलीलीटर में। ठीक है, ग्राम्स पर मिलीलीटर में। तो मुझे ना इस यूनिट को यहाँ पर लेकर आना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम्स पर
मिलीलीटर में। तो पहले मैं इसको थोड़ी चेंजिंग कर लेता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम चेक करेंगे कि मैं वॉल्यूम ये वक्त क्या आ रही है हमारे पास, ठीक है। पहले यूनिट की कन्वर्जन चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम है, जल्दी हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में और मीटर को करना है मिलीलीटर्स में। अब देखिए मीटर की भी वॉल्यूम का यूनिट है और मिलीलीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है, लेकिन मीटर की वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। अगर कन्वर्जन की बात है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे किलोग्राम को करना है ना ग्राम में, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। और सिमिलरली जो ये है मीटर क्यूब मेरे पास, तो मीटर क्यूब इक्वल टू ये होता है मेरे पास 1 मिलियन मिलीलीटर्स के। तो ये हो गया मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और ये हो गया मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मिलीलीटर्स, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर मुझे इन चीज़ों को पुट करना है, ठीक है। मेरे पास हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्यूब 10 की पावर 3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब है, तो मैं ले दूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मिलीलीटर्स, ठीक है। इस साइड पास ही रहने देते हैं पहले, ये साइड मेरे पास रहेगी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये साइड इसी कंडीशन में रहेगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैं कर देता हूँ उसको ग्राम अपॉन वो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मिलीलीटर हो जाएगा, ये की पावर 3 है, पावर 6 से ये डिवाइड होकर ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ग्राम किलो का कन्वर्ट हो गया ग्राम के अंदर, मीटर क्यूब कन्वर्ट हो गया मीटर के अंदर। अब यहाँ जो यूनिट्स है ना उनको मुझे इसको वहाँ भेजना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पर ग्राम अपॉन मिलीलीटर्स इक्वल टू किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 + 10 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय, ठीक है, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, ग्राम अपॉन मिलीलीटर हो गया। ग्राम पर मिलीलीटर आने का यह मतलब है कि यहाँ पे बस स्पेसिफिक ग्रेविटी आ चुकी है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना उसका यूनिट मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे ना मुझे अपने मास का ग्राम लेकर आना है, फिर चेक करिए कि वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा। अब अगर मुझे मास को ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट करके ग्राम्स में इसको, तो ये हो जाएगा वो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्यूब ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्यूब। अब मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर क्यूब को मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो ये कैलकुलेट हो गया, ग्राम अपॉन मिलीलीटर इक्वल टू ग्राम अपॉन मिलीलीटर आ गया मेरे पास, ठीक है। ये सारा कुछ जो मैंने किया है ना, ये मैंने ये प्रूफ करने के लिए किया है कि आप डेंसिटी की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। अगर आपके पास मास इन ग्राम्स हो और आपके पास वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम अगर फाइंड करनी है तो मैं वॉल्यूम को यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मास इन ग्राम्स, ये सोल्यूशन का मास है, ठीक है, अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी इसकी, मास इन ग्राम कितना है मेरे पास 100 ग्राम्स का सोल्यूशन का मास है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी पर गिवन है 1.73। तो ये मैं डिवाइड कर लेता हूँ उसको कैलकुलेटर में, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपना, क्या है मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 1.73 57.8, ठीक है। क्या मेरे पास 57.8 यूनिट होगा इसका मिलीलीटर्स, ठीक है। चलिए ठीक है, वॉल्यूम मेरे पास आ गई। अब मुझे फाइंड करें नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी के लिए मैं वॉल्यूम तो आ गई, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर उसकी क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।
इक्विवेलेंट वेट जो है ना मेरे पास, इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं उसको, ये मेरे पास होता है मोलिकुलर मास या मोलर मास भी कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब अगर मैं H2SO4 की बात कर रहा हूँ ना, सॉलिड मेरे पास ये है, ठीक है, तो H2SO4 के लिए इसका जो मोलर मास होगा ना, वो तो हमें पता है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। H2 का मेरे पास हो जाएगा 2 × 1, S का मेरे पास हो जाएगा 32 सल्फर का, और O4 का मेरे पास हो जाएगा 4 × 16। इस पूरे को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो 2 होता है, ये 32 हो गया, ये हो गया मेरे पास 64। 2 + 4 होता है, बल्कि 2 + 2 + 4 होता है बस 8। 2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये वंस का है, ये टेंस का है। ठीक है, 2 2 4 होता है 8, 3 + 6 होता है 9। 98 मेरे पास हो गया इसका मोलिकुलर या मोलर मास। ठीक है, का जो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट जो है ना इसका, उसकी चाहिए मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका वो होगा मेरे पास, मैं पहले इसको करूँगा डिसोसिएट। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 2H+ और SO4 2-। अब इनमें जो चार्जेस आ रहे हैं ना मेरे पास, वो मेरे पास आ रहे हैं +2 के और -2 के। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना इसका, वो हो जाएगा इसका चार्ज, यानी कि 2। अब इसमें तो पड़ेगा कि -2 के +2 है, क्योंकि डिसोसिएट करने पर ये मुझे 2 दे रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, प्लस माइनस की फिक्र ना करें, दोनों जगह 2 आ रहा है ना मेरे पास, तो ऑक्सीजन नंबर 2 हो गया इसका। मोलिकुलर मास मेरे पास आ गया इसका 98 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मेरे पास 49। इक्विवेलेंट वेट आ गया इसका मेरे पास 49। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट आ गया मेरे पास। अब मैं पुट करूँ इसमें फॉर्मूला। ठीक है, इससे हम फाइंड करेंगे। तो नॉर्मलिटी जो है ना, ये बराबर होती है इसके ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इसका जो मास है सोल्यूशन में। अब देखो सोल्यूशन टोटल हमने अज्यूम किया कि 80 ग्राम है ना, तो हम यहाँ 80 ग्राम से पुट कर देंगे इसका मास। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसमें, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसका 1000। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं चूँकि वॉल्यूम हमारे पास मिलीलीटर में, अगर वॉल्यूम लीटर में होती है तो हम ये नहीं लिखते, लेकिन वॉल्यूम मिलीलीटर में तो ये लिखना पड़ेगा। फिर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पर आपको। ठीक है, वो एक बात ये है कि यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, अगर मैं इनकी जगह पलट दूँ तो बस ये आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मेरे पास होता है 1/, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ना मैं थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये मैं तरीका से लिखने का। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूँ सारी। मास मेरे पास ऑब्वियसली 80 ग्राम्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे कितना है मेरे पास 57.8 पुट कर दिया मैंने। इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ रहा है 49। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। मेरे पास 80 कहाँ है, मेरे पास 80 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 57.8 मल्टीप्लाइड बाय 49।
इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 28.2। ठीक है, 28.2। और जो करेक्ट आंसर मेरे पास क्वेश्चन का आ गया वो है 28.2। अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से मेरे पास क्या है, 18 है, 1.2 है, 36 और 28.2। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 28.2। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास गैमा रेज हैव, ये हम कर चुके हैं पहले से, 0 मास 0 चार्ज। ऑप्शन बी करेक्ट है। कैथोड रेज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज होती हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर। करेक्ट है इसमें। ठीक है, ठीक है, देखा जाए ना तो c इक्वल टू रूट ऑफ ई अपॉन एम बी करेक्ट है इसमें। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में ना हमारे पास रूट आ गया है और जो फॉर्मूला है ना वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना वो इक्वल एम सी स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है गिवन ना हो ना टेस्ट में, तो ऑप्शन ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास ये ऑप्शन ए करेक्ट समझेंगे इसमें। ठीक है, गैमा रेस एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये होता है मेरे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन। गैमा रेस होते हैं फोटॉन्स। ऑप्शन है फोटॉन, इज ऑप्शन डी होगा नन। ठीक है, amino acids are essential source of protein in the body. Which of the following cannot be source of amino acid? ठीक है, तो मिल्क में तो होता है, मीट में भी होता है, बीन्स में भी होता है, शुगर में नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा डी इसमें। ठीक है, अब लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट लिखा हुआ, तो डी करेक्ट होगा, शुगर। शुगर में कोई अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोस। फ्रक्टोस और ग्लूकोज जो है ना वो आइसोमर्स होते हैं, तो दोनों का जो मेरे पास फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। हो गया मेरे पास C6H12O6। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव एलिमेंट। मोस्ट एक्टिव से मतलब है मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी सब में होती है फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन मेरे पास होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल गिव pH ग्रेटर देन 7। pH ग्रेटर 7 का मतलब है बेसिक, तो CaCO2 तो नहीं होगा मेरे पास, CaCO3 है, CO2 है, नन है, KOH। करेक्ट आंसर होगा मेरे पास KOH। जो मैं डिसॉल्व करूँगा पानी में इसको, तो ये pH + 7 देगा मुझे। ठीक है, विच पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। अच्छा एक बात समझा रहा था मैं आपको, जो क्वेश्चन है ना 23, इसमें पास कैल्शियम भी है। कैल्शियम भी जो है ना वो एक थोड़ा बहुत ना स्ट्रॉन्ग बेसिक हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम भी ना स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म कर सकता है, लेकिन कैल्शियम के साथ ना CO3 है। अब CO3 जो है ना वो एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है, लेकिन CO3 की वजह से ना उसकी डिसोसिएशन कमज़ोर होगी कंपेयर टू KOH। KOH की डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से ना मेरे पास जो बनेगा ना क्या कहते हैं pH KOH का, मेरे पास होगा ज़्यादा। ठीक है, और एक और बात ये भी है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिखा है वो लिखा है वाटर। ठीक है, और जो CO3 है ना वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो अगर डिसॉल्व नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, तो मेरे पास OH आइंस फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो करेक्ट आंसर मेरे पास होगा KOH। नेक्स्ट है विच पार्टिकल इन द न्यूक्लियस हैव सेम चार्ज एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट साइन ऑफ। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले, इसका आंसर होगा प्रोटॉन। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर है substance which is liberated or deposited at the electrodes is directly proportional to the amount of electric current passed through the electrolysis. This is ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास। इसका आंसर है फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि मेरे पास अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना बस, तो जो अमाउंट सब्सटेंस होगा ना जो कि मेरे पास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, या कह लेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वो दो चीज़ चलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम करंट ही होता है मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट ईयर आ गया, 2014 आ गया, ठीक है। When 1 mole of H2 reacts with 0.5 moles of O2 to give 1 mole of H2O, then 54 grams of H2O produced by, okay, 6 moles of, ओके सिंपल सवाल है मेरे पास, इसका सवाल है चेक स्टोइशियोमेट्री का, ठीक है। सवाल सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास गिवन है, इक्वेशन गिवन है, पर सिंपल सी H2O प्लस 0.5 मोल्स ऑफ O2 से बनता है मेरे पास H2O, ठीक है। अब उसने पूछा है अगर मेरे पास 54 ग्राम्स H2O बनाना है तो मेरे पास क्या रिक्वायर होगा इसमें से, ठीक है। जो ऑप्शन मेरे पास गिवन है ना इस क्वेश्चन में, उनमें मेरे पास देख सकते हैं आप हाइड्रोजन भी गिवन है और ऑक्सीजन भी गिवन है, तो मैं दोनों के लिए फाइंड कर लेता हूँ ज़रूरत क्या है, ठीक है। लेकिन पहले मैं करता हूँ हाइड्रोजन के लिए। वजह ये है कि अगर मेरा हाइड्रोजन वाला करेक्ट साबित हो गया ना, देखिए इस क्वेश्चन में टोटल करनी है कैलकुलेशन 3 जगहों पे, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है। लेकिन ये दोनों जो है ना वो मेरे पास ऑक्सीजन बेस्ड है, तो ये हाइड्रोजन के लिए है। तो अगर मैं पहले कैलकुलेशन हाइड्रोजन की करूँगा ना तो मेरे पास एक क्वेश्चन मेरे पास अगर आंसर करेक्ट आ गया ना, 6 मोल्स आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है ऑप्शन ने करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पहले कैलकुलेशन हाइड्रोजन करता हूँ गलत आता है ना, तो मेरे पास आंसर बच जाएगा या तो O2 वाला, या तो ऑप्शन बी बचेगा, सी बचेगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऑक्सीजन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पहले टेस्ट करूँगा ऑक्सीजन के लिए तो क्या होगा कि मेरे पास में अगर सही हुआ पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। तो इन केस अगर हाइड्रोजन वाला सही हुआ तो एक जगह पे काम बन जाएगा हमारा, अगर सही नहीं हुआ तो फिर वो दूसरे ऑप्शन में चेक करने पड़ेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले ही कर लेते हैं हाइड्रोजन वाला। तो 54 ग्राम्स है, ठीक है। कन्वर्ट कर देते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स में। तो फॉर्मूला पता है आपका, मोल्स का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 54 डिवाइडेड बाई इसका होता है 18, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, आंसर आ जाएगा मेरे पास 3 इसमें, ठीक है, जो गया 3 मोल्स ऑफ H2O। अब देखें 1 मोल से बनता है 1 मोल, तो 3 स्क्वायर करेगा 3। ऑप्शन में लिखा है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये इनकरेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। क्या लिखा हुआ है 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से बनता है 1 मोल ऑफ H2O। 3 से कितना बनेगा देख लेते हैं हम, ठीक है। रेशो कर लेते हैं उसके लिए, से बनता है 1, तो x बनेगा 3 से, जो 0.5 अपॉन 1 इक्वल टू x अपॉन 3, तो x इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि होता है 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जहाँ पर ऑप्शन गिवन है ऑक्सीजन के हवाले से, वो है मेरे पास एक है 18.0 से मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब नंबर ऑफ मोल्स है ना, पहले करता हूँ एवोगाड्रोस लॉ, उससे मैं ये फाइंड कर लूँगा, ठीक है। तो एवोगाड्रोस लॉ की जो मेरे पास वो है इक्वेशन है, वो बनती है पास वॉल्यूम इक्वल टू, बल्कि वॉल्यूम नहीं, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 टाइम्स 10 की पावर 23। नंबर ऑफ पार्टिकल है पास, तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 टाइम्स 10 की पावर 23। चेक कर लेते कैलकुलेटर में, मुझे लगता नहीं आंसर मेरे पास ये आएगा इसमें, ठीक है। 1.5 23, तो ये हो जाएगा पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 टाइम्स 10 की पावर 23, आंसर आ रहा है पास 9.03। ऑप्शन में लिखा था 18, तो ये भी हो गया मेरे पास इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पर बात की उसने वॉल्यूम की। अब जहाँ तक वॉल्यूम की बात है ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, तो देखिए वॉल्यूम अगर गैस की बात की जाए ना, तो गैस की वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो इसका आंसर ना मेनली डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब टेम्परेचर प्रेशर गिवन नहीं है इसमें, ठीक है। और वैसे जनरली अगर देखा जाए ना, तो ऑक्सीजन
और हाइड्रोजन को मिला के पानी नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एनर्जी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो इनको ब्रेक करने के लिए बहुत सी एनर्जी चाहिए होती है। इसके लिए चाहिए होगा आपको हीट, और हीट के लिए चाहिए होगा टेम्परेचर। तो नॉर्मली टेम्परेचर हाई रखने की वजह से रिएक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन जैसे आपको पता है चार्ल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम बराबर होते हैं, यानी प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर बहुत हाई होगा ना तो वॉल्यूम भी बहुत हाई होना होगा, और 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ना वो बहुत लो होता है ऑक्सीजन के लिए। हम अज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिया है या कुछ और कर दिया है, लेकिन यहाँ कोई स्टेटमेंट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो बेहतर इसका आंसर बस हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा पर डी यानी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। 28% of H2SO4 in 2 liters, ठीक है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसका आंसर होगा बस 540 ग्राम्स, ठीक है। क्यों होगा ये मैं आपको ऐसा करता हूँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कर लेता हूँ, क्या कहते हैं मेरे पास 28% H2SO4 है, सॉरी H2SO4 है, ठीक है। तो अज्यूमिंग कि 28 जो वो ग्राम्स है, मास में ले लेते हैं, तो 28 ग्राम्स ऑफ H2SO4, और ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास हो जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लेना, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास इसकी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर्स, ठीक है, 100 मिलीलीटर्स। 20% यानी मास, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मास तो ग्राम्स अपॉन मिलीलीटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ग्राम पर लीटर में कर लेते हैं, तो 28 ग्राम्स अपॉन मिलीलीटर, ठीक है, 28 अपॉन 100 होगा, ठीक है, 28 ग्राम्स अपॉन 100 मिलीलीटर्स, ओके। अब मुझे फाइंड करना है कि 2 लीटर्स में कितना होगा, तो क्या पास यहाँ पे 2000 मिलीलीटर्स, ठीक है। ये ना सिमिलर है इस चीज़ के, ठीक है। अगर मैं कर लूँ ना कि 28 रेशो 100 इक्वल टू x रेशो 2000, तो हो जाएगा मेरे पास ये चीज़। मुझे बस यहाँ पे x फाइंड करना ताकि मुझे पता चले कितने ग्राम है इसके। तो x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 100 है, तो कर लेते हैं इसका आंसर। हो जाएगा मेरे पास 28 मल्टीप्लाइड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 100, 560 आ गया मेरे पास। आंसर हो जाएगा मेरे पास इसका 560 ग्राम्स, ठीक है। तो वो जो ऑप्शंस गिवन है इसमें, तो ऑप्शन में मेरे पास है 28 ग्राम्स है, 64 है मेरे पास, 540 या 5.4 है। जब आपका करीबी आंसर है ना वो है 540, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पास 540 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास 1 मोलैरिटी ऑफ 3CaOH ट्वाइस इक्वल टू, ओके, ये अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया मेरे पास। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मैलिटी फाइंड करनी है, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए कि मुझे नॉर्मैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी की मिल जाए, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नॉर्मैलिटी बराबर होती है मेरे पास मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। तो मोलैरिटी मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में 1, नंबर ऑफ मोल्स CaOH ट्वाइस से गिवन है मेरे पास 3, तो आंसर हो गया मेरे पास 3 नॉर्मल। तो ऑप्शंस जो है ना मेरे पास वो मैं देख लेता हूँ। ऑप्शन मेरे पास है 2 नॉर्मल, 0.2, 1% बाय मास और नन। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास नन, क्योंकि 2 तो नहीं है,
0.1 भी नहीं है तो आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ब्रास एलॉय ऑफ, ये कर चुके हैं, कॉपर एंड जिंक। नेफ्थलीन हैज़ पाई बॉन्ड्स। ओके, नेफ्थलीन की अगर बात की तो नेफ्थलीन जो है ना बेसिक मेरे पास पाई बॉन्ड की ज़्यादा बात में बेंजीन रिंग ही होता है, तो पाई बॉन्ड उसमें 3 ही हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, नेफ्थलीन में, बल्कि नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये हो गया एक बेंजीन रिंग, ये दूसरा बेंजीन रिंग। यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा बस इस तरीके से। ऐसा स्ट्रक्चर होता है नेफ्थलीन का, तो होगा पाई बॉन्ड इसमें 5। करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास 5। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, एस्टोफिनोन एंड बेंजल 2 बेंजल्डिहाइड, और ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेन 1 ऑल और ऑल। ठीक है, ऑप्शन ऑल का आया हुआ इसमें, और पॉसिबल है कि ऑप्शन सही हो, तो सारे चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मेरे पास डाइमिथाइल ईथर। डाई यानी कि 2, मिथाइल यानी कि मीथेन, और ईथर यानी कि ऑक्सीजन आ गई इसमें। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बस इस तरीके का। इसके साथ जो कंपाउंड गिवन है मेरे पास वो है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल होता है मेरे पास ये C2H5OH। नंबर ऑफ कार्बन 2 है। ठीक है, तो कार्बन चेक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, वो भी चेक है। हाइड्रोजन 6 है, तो यानी कि ये दोनों जो है ना वो मेरे पास आइसोमर्स है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है मेरे पास एसेटोफिनोन, और उसके अलावा 2 बेंजल्डिहाइड, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एसेटोफिनोन का स्ट्रक्चर मेरे पास तरीके का होता है, मैं खोल कर ड्रॉ कर देता हूँ, बेहतर रहेगा। ठीक है, एक होता है पास में बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में मेरे पास लगा हुआ होता है एक ये चीज़ लगी होती है मेरे पास, जो फिनोन ग्रुप है ना, जो यानी जो फिनोन पार्ट है ना इसका, है ना, तो वो होता है ये, इसका जो नोन है ना NONE, बल्कि इसका जो ये है ONE है, डिटरमिन करता है, ये बताता है कीटोन है। कीटोन होता है पास बस CO और CH3 होता है, और जो फीन पार्ट है ना डिटरमिन करता है ये बेंजीन रिंग को, और जो इसका वो पार्ट है ना एसेटो, ये बताता है कि यहाँ पे 2 कार्बन है। एसेटो 2 कार्बन बताता है, फीन बताता है कि बेंजीन रिंग है, और ओन बताता है कि मेरे पास एक कीटोन बना हुआ है, तभी कहते हैं इसको एसेटोफिनोन। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं कार्बन के बॉन्ड्स बना लेता हूँ, क्योंकि ये बेंजीन है तो डबल बॉन्ड्स फिलिंग कर देते हैं हाइड्रोजन की। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड कन्फर्म है, इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। सेम इस कार्बन के लिए भी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, 1 बॉन्ड यहाँ 1 बॉन्ड यहाँ है। इस कार्बन को ज़रूरत है 1 हाइड्रोजन की, इसको ज़रूरत है 1 हाइड्रोजन की, इसको ज़रूरत है 1 हाइड्रोजन की, इसको ज़रूरत है 1 हाइड्रोजन की, और इसको ज़रूरत है 1 हाइड्रोजन की। बन गया है पास एसेटोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है मेरे पास में बेंजल्डिहाइड, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, ओके, तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। हाँ, ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। जो कि बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड्स लगा लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग है। ठीक है, फिर यहाँ मेरे पास हो गया एक ये चीज़। ओके, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इशू क्या आ रहा है इन दोनों के दरमियान। CH3 के अलावा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, मतलब कि ये दोनों मेरे पास
आइसोमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, मैं हाइड्रोजन लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो बेंजल्डिहाइड और एसिडोफिनोन मेरे पास आइसोमर्स नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर पास हो गया इसमें डायमेथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल। जो थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेन 1 ऑल, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मुझे गारंटी दे सकता हूँ कि वो भी इक्वल मेरे पास नहीं होगा उसका। ठीक है, ये मैं चेक कर लेते हैं। मेरे पास 2 ब्यूटेन बल्कि ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेन होती है 4 कार्बन की चेन और आल का मतलब है वो होगा एल्डिहाइड। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है 2 ब्यूटेन और 1 ऑल। तो 2 ब्यूटेन 1 ऑल, ओके ड्रॉ कर लेते हैं ये भी। पहले मेरे पास हो गया ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन। ठीक है, जब 1 ऑल है तो लगा हुआ होगा ऑल मतलब एल्कोहल, तो इस कार्बन के साथ लगा होगा मेरे पास एक OH। अब लिखा हुआ 2 ब्यूटेन 1 ऑल। अब 2 ब्यूटेन 1 ऑल नाम का कोई कंपाउंड एक्सिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो एक्सिस्ट नहीं करता चूँकि जो 2 और 3 लगाते हैं ना यहाँ पर, ये बताता है कि मेरे पास ये जो नंबर है ना, ये बताता है कि मेरे पास किस कार्बन पे चीज़ लगी हुई है। ठीक है, अब इसमें बताया नहीं है कि चीज़ लगी हुई क्या है, बताया नहीं कि चीज़ लगी हुई क्या है। ठीक है, ऑल के साथ तो 1 लगा हुआ है, तो अगर हम इस 1 को हटा दें ना, तो मतलब इसका ये हो जाएगा कि 1 कार्बन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ऑल के साथ देखें तो 2 कार्बन पे लगा होगा। तो इस 1 को यानी हमने इनमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ ना, ये है स्ट्रक्चर 2 ब्यूटेन ऑल का। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा मेरे पास। और ये है मेरे पास ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर। अब ये और ये आइसोमर्स नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 4 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बल्कि यहाँ पे CH2 हो चुके 2 मोल में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन इसमें हो गए 10 और हाइड्रोजन इसमें हो गए 8। सिमिलरली इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन 10 होने की वजह से ये दोनों आइसोमर्स नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर मेरे पास सिंपली इसमें आ गया डाई मिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, वाई रेन ड्रॉप लिक्विड स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, ये हम कर चुके हैं। मैक्सिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मिनिमम रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और मैक्सिमम रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ना, इसका है ना, वो तो सरफेस टेंशन है। ठीक है, लेकिन सरफेस टेंशन की थ्योरी अगर हम फर्दर स्टडी करें तो हमें ये मालूम होता है कि पानी का स्ट्रक्चर, यानी पानी के जो लिक्विड का ड्रॉप होता है, जैसे पानी का नहीं, जनरली लिक्विड का ड्रॉप जो है ना, वो हमारे पास स्फेरिकल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमारे पास जो रेशियो है ना, उसका क्या कहते हैं, एरिया टू वॉल्यूम का, वो होता है मिनिमम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, थ्योरी का सवाल है तो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन ऑयल, सोप, पेंट्स, ऑल होगा क्योंकि पेंट यहाँ पर ऑयल बेस्ड होते हैं और सोप में एस्टर पाया जाता है, तो एस्टर में फैटी एसिड से बनते हैं एस्टर ग्रुप।
और ऑल तो वैसे ही फैट की टाइप है, तो होगा इसमें ऑप्शन ऑल। ठीक है, पेंट जो है वो हमारे पास वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं, वाटर बेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ऑयल बेस कंसिडर करेंगे इसको, चूँकि ये दोनों ऑयल को सेटिस्फाई कर रहे हैं और पेंट ऑयल बेस हो सकता है। ऑयल बेस, सारे पेंट्स ऑयल बेस्ड नहीं होते, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। और ऑयल बेस्ड पेंट की एडवांटेज क्या होती है कि जो ऑयल बेस्ड पेंट है ना, उसमें हमारे पास नॉन पोलर बॉन्डिंग होती है ऑयल की वजह से, और ये नॉन पोलर बॉन्डिंग ना पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से जो ऑयल बेस्ड पेंट है ना, अगर पानी फेंके ना उस पर तो उससे दीवारें ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, ये मैं आपको बोनस पॉइंट बता रहा हूँ। पेंट ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑल हो गया, क्योंकि पेंट भी ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयल में ऐसे ही ऑयल पाया जाता है, और सोप में होते हैं मेरे पास फैटी एसिड्स एस्टर ग्रुप की वजह से। नेक्स्ट है मेरे पास डेल्टा क्यू इक्वल 200 जूल एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल 248 जूल्स डन बाय द सिस्टम। तो डेल्टा ई अनचेंज्ड एनर्जी कितना होगा? ठीक है, 200 एब्जॉर्ब किया है और 284 सिस्टम ने डन किया है। ठीक है, सिंपल सवाल थर्मोडायनेमिक्स का कर लेते हैं हम। तो हो जाएगा मेरे पास इसमें चेंज इन एनर्जी इक्वल टू गिवन एनर्जी माइनस वर्क डन। ठीक है, अब गिवन एनर्जी मेरे पास इस क्वेश्चन में है 200, पुट कर देता हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 200 जूल एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, 200 पॉजिटिव वो सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 248 टर्न बाय सिस्टम, यानी सिस्टम ने 248 जूल्स की एनर्जी को टर्न की, यानी कि उसने काम किया, जो काम करेगा तो एनर्जी खर्च करेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा -248। ठीक है, माइनस माइनस हो गया मेरे पास प्लस, प्लस 248 448। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन मेरे पास है ए है 448, ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट? ये होगा मेरे पास CO2 CCl4H2 ऑल होगा इसमें, क्योंकि CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है। CCl4 में कार्बन के अराउंड जो लगे हुए होते हैं ना सारे ये Cl4 है ना, ये एक दूसरे को रिपेल कर करके ना मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट रखते हैं, यानी कि पूरी ओवरऑल चीज़ जो है ना, वो मॉलिक्यूल का शेप तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये कोई एंगुलर शेप होता नहीं उसमें, और एंगुलर शेप ना होने की वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होने की वजह से मॉलिक्यूल लीनियर बनता है उसका, और इसमें दो आइटम का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं बनता है हमेशा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन, ब्यूटेन, BF3, A एंड B बोथ। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा। ठीक है, अब देखें सर, डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, बेंजीन हमें पता है कि होता है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होते हैं ना, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से ना ये होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चूँकि लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से ना इसमें ना एक पॉजिटिव चार्ज की ना कह लें कि एक तरह का इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसी वजह से ना ये मोस्टली अगर रिएक्ट करता है तो ये करता है पॉजिटिव चार्ज चीज़ों से, तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो बेंजीन हो गया मेरे पास न्यूक्लियोफाइल कंफर्म। BF3 में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से BF3 खुद एक तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि बोरॉन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के नाते वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट तो कर देता है, लेकिन डोनेट करने के बाद खुश नहीं रहता, चूँकि वो बल्कि डोनेट नहीं करता, वो करता है शेयरिंग। ठीक है, बोरॉन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अब 3 फ्लोरीन एटम के साथ अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो फ्लोरीन के बॉन्ड सेटिस्फाइड है, क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो फ्लोरीन सेट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन बोरॉन को चाहिए होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन जो है ना वो शेयरिंग के हवाले से 3 प्रोवाइड कर सकता है, 5 नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से, स्विचर बना के दिखा देता हूँ आपको इसका, जो बोरॉन है ना मेरे पास है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, ये वो शेयरिंग कर रहा है 3 फ्लोरीन के साथ। ठीक है, और फ्लोरीन के पास 7 पहले से,
फ्लोरीन सारे खुश बैठे हुए हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो बेचारा बोरॉन है वो खुश नहीं है क्योंकि देखें इसके पास ये करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीनों फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। बोरॉन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6। तो बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास ना 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक्ट करता है ऐसा पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैक करता है नेगेटिव चार्ज चीज़ों को, इसलिए इसको हम कहते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो BF3 तो खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है। और जहाँ तक ब्यूटेन की बात है तो ब्यूटेन के को ना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना डोनेट करने, ब्यूटेन अपने दम पे खुद स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ब्यूटेन दोनों से मार नहीं होता। फिर ट्रांसफर होकर से बेंजीन ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हैज़ 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ये कर चुके पहले से, ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ये होता है हीलियम न्यूक्लियर, हीलियम न्यूक्लियर में वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, number of neutrons in number of neutron in periodic table in comparison with protons may be greater, less than, equal to both A and C. Okay, इसकी मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा और फिजिक्स में पढ़ा होगा कूलम्स लॉ में कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो करते हैं रिपेल। ठीक है, अगर मेरे पास 2 प्रोटॉन्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस में हम देखते हैं कि सारे प्रोटॉन एक जगह जमे होते हैं। वो जमा क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके दरमियान ना एक क्वेश्चन फोर्स होती है, और ये फोर्स ना इनको करीब लेकर आती है, और ये फोर्स होती है मेरे पास न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये 2 न्यूट्रॉन जो है ना ये एक फोर्स लगाते हैं, ये इनकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। न्यूट्रॉन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोटॉन्स ना खींचते करीब आते हैं, और मेरे पास ना एक लॉक स्ट्रक्चर बन जाता है इन 4 पार्टिकल्स का, और ये ना बन गया एक हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना उसके पास होता है एक ही प्रोटॉन, तो उसको ये इशू नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन से भारी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन सब में ये इशू आता है कि प्रोटॉन के रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस टूट जाता है, तो उन्हें एक पार्टिकल चाहिए होता है, उन्हें एक फोर्स चाहिए होती है जो इन प्रोटॉन्स को जोड़ के रखे आपस में, वहाँ न्यूट्रॉन्स काम आते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपके पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना वो हमेशा प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, ये प्रोटॉन के बराबर होते हैं। आप कोई भी एलिमेंट उठा के देखें पीरियोडिक टेबल का, और आप उसका कंपेयर करें उसका क्या कहते हैं उसका मास नंबर, उसका एटॉमिक नंबर, आपको नजर आएगा कि उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर की हालत ऐसी है कि या तो वो सेम होते हैं या तो मास नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो हीलियम हो गया ना, अगर मैं कंसिडर कर लूँ सोडियम को। ठीक है, सोडियम का मास, सोडियम का एटॉमिक मास या मास नंबर होता है 23। ठीक है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए हमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्योंकि जितने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ग्राउंड स्टेट पे होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स। ठीक है, सोडियम हो गया 1s2 2s2, ये हो गया मेरे पास फिर 2p6। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 3s1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गया सिवा 11, यानी कि ग्राउंड स्टेट में प्रोटॉन्स भी हो गए 11। अब मास नंबर में से, मास नंबर है यानी एटॉमिक मास जो है ना, इसका एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने 11 है, ये हो गया मेरे पास 23 इक्वल टू 11 प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन फाइंड करने से कितने आ गए 23 माइनस 11 यानी कि 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने सोडियम के पास
11 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12। न्यूट्रॉन कभी कभार प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, बल्कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं ना वहाँ आपको न्यूट्रॉन ज़्यादा ही मिलेंगे प्रोटॉन से। उसकी रीजनिंग ये होती है कि प्रोटॉन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं ना, तो जो ओपन स्पेस होती है ना उनके दरमियान वो बढ़ती जाती है। तो स्पेस को अगर आप फिल नहीं करेंगे ना तो वहाँ पे एक कहने के रिपल्जन फोर्स आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ मेरे पास 2 है, अगर मैं इनका नंबर इंक्रीज करते रहूँगा ना प्रोटॉन्स का, कितने प्रोटॉन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, मैं कर देता हूँ उसको 11। ठीक है, कितने हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे प्रोटॉन्स हैं और सबके दरमियान रिपल्जन फोर्स है। ठीक है, तो जब मैं इनके दरमियान न्यूट्रॉन्स फिट करूँगा देखिए क्या होता है, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गया, यहाँ इधर ऐसे। ठीक है, ये हो गए सारे प्रोटॉन्स, सारे न्यूट्रॉन्स फिट हो गए इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर और 12 यहाँ पर। अब देखिए कोई भी दो प्रोटॉन्स आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे। यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, इधर न्यूट्रॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, इधर एक न्यूट्रॉन है, इस जगह भी न्यूट्रॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन आ गया है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना वो नॉर्मली प्रोटॉन ज़्यादा इसलिए होते हैं ताकि जो इतने भी ओपन स्पेसेस है ना वो बन जाए। क्योंकि अगर मेरे पास कोई ओपन स्पेस रह जाएगी ना प्रोटॉन्स के दरमियान में तो वहाँ पैदा हो जाएगी रिपल्जन फोर्स और न्यूक्लियस टूट जाएगा। अगर न्यूक्लियस टूट गया तो एटम फॉर्म नहीं हो सकता। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में आपके पास हमेशा जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना वो या तो ग्रेटर होते हैं या तो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, मेरे पास एमसीक्यूज आया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पीरियोडिक टेबल इन कंपैरिजन प्रोटॉन्स आर मे बी ग्रेटर देन और इक्वल। ऑप्शन ए एंड सी बहुत करेक्ट है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ लिपिड, ये तो होता है, स्टेरॉइड भी होता है, फैक्स भी होता है। इसका आंसर मेरे पास हो गया ऑप्शन डी नन। ठीक है, ये तीनों पास होते हैं लिपिड्स, तो ऑप्शन डी हो गया नन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स वीक एसिड कॉन्जुगेट, वीक बेस कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मुराद है सॉल्ट, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे बोले स्ट्रॉन्ग सॉल्ट देगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए क्योंकि उसके पास ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि डिसोसिएट जल्दी होती है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट के स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट होते हैं। मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्लोराइड के जो सॉल्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट्स होते हैं। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रेट के सॉल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट्स होते हैं। इसका आंसर है मेरे पास सी। ठीक है,